है ना। मैं 11th-12th में हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने कॉपी चेक नहीं की, आपने कॉपी का मार्क्स रिजल्ट में चढ़ा दिया। इंटेंशनली हम लोग कोचिंग के साथ नहीं जाना चाहते थे। दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। एग्जाम से पहले बच्चों को कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ और मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे देता हूँ। हमारे पास कैपिटल की बहुत स्कार्सिटी थी। वहाँ से मेरे पास उन दिनों जिप्सन की साइकिल थी और मैं साइकिल से काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके जाता था। वेलकम सर, आज के हमारे पॉडकास्ट में आप आए हैं। आज आई होप सो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे और हमें भी आपसे बहुत सारा नॉलेज मिले। बिल्कुल टफ रहेगा मेरे लिए। हाँ, चैलेंजिंग। हर बार आप एग्जाम लिए, आज पहले बार एग्जाम देना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल और इससे हमें और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली कोशिश Okay, sir. रहेगी हमारी कि आपके व्यूअर्स तक वो सारे जवाब पहुंच जाएं जो सवाल आप हमसे करेंगे। ओके सर, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। बिल्कुल सर, तो आपने विद्या जंक्शन का आइडिया आपको कैसे है? मतलब कि पहला बात तो सर, ये नाम ही थोड़ा अजीब है किसी कोचिंग के लिए कि विद्या जंक्शन। किसी को साउंड करके लगेगा यार ये तो कोई स्टेशन का नाम है, जैसे पटना जंक्शन हो गया या फिर गया जंक्शन, मैनी मोड। तो ऐसा आपको क्यों लगा कि विद्या जंक्शन ही ऐसा होना चाहिए पॉडकास्ट? ऐसा नाम क्यों होना चाहिए? मैंने प्रोफेशनल टीचिंग स्टार्ट की थी आई बिलीव 2018 में। देन आई वाज इन ICSE एफिलिएटेड स्कूल और वहाँ मैंने पढ़ाते दरमियान हमारे बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग रही वो बहुत मजबूत रही। और उसी दरमियान फिर हमारे एक और मित्र अमित सर, उन्होंने भी स्कूल को ज्वाइन किया और बच्चों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। इवन बच्चों ने ही हम लोगों को इंस्पायर किया, यानी मुझे और अमित सर को, कि सर आप पर्सनल ट्यूशन के लिए जाइए। बट देवर इन नंबर्स, वो एक दो बच्चे नहीं थे कि किसी बच्चे को पर्सनल ट्यूशन दिया जा सके। तो उनकी संख्या थी। तो देन वी हैड डिसाइडेड कि हम एक कोचिंग क्लासेस के साथ जाते हैं, बट हमारे पास फाइनेंस की बहुत कमी थी और शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बड़ा मुश्किल था उस समय में। तो हमने एक कमरे से ही इस कोचिंग को स्टार्ट किया था। और चूंकि अमित सर अपने नाम के, यानी जो मेरे पार्टनर थे, वो अपने नाम के साथ विजय लगाते थे तो इसलिए उनके नाम से ही मैंने इसको स्टार्ट किया, विजय क्लासेस। एंड लेटर ऑन ये विजय क्लासेस का बच्चों के बीच एक आप कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में विकसित हो गई, डेवलप हो गई। और फिर बच्चों ने ही इसका विजय क्लासेस, हालांकि मैंने कोई फुल फॉर्म या एब्रिविएशन नहीं किया था, लेकिन बच्चों ने ही इसका फिर एक नामांकन आप कह सकते हैं कि कर दिया कि विजय का मतलब विद्या जंक्शन। ओके। तो जंक्शन जैसे लाइक हम जानते हैं कि इट इज़ अ सेंटर जहाँ से अलग अलग दिशाओं के लिए ट्रेन निकलती है। तो हमारे पास भी अकेडमिक में बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, लाइक क्लास 1 to 12 हम लोग सारे बोर्ड्स को कवर करते हैं, स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE। एंड अपार्ट फ्रॉम इट 11th-12th में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स अकेडमिक भी देखते हैं, अकेडमिक ही मेनली देखते हैं। तो बच्चों ने फिर इसको विद्या जंक्शन क्लासेस के नाम से प्रमोट किया और फिर हमें भी ये आइडिया अच्छा लगा। तो विजय क्लासेस से फिर हम लोग इसको विद्या जंक्शन क्लासेस के रूप में ही प्रमोट करने लगे। ओके सर, काफी अच्छी कहानी रही है। हाँ। सर, अब इसके आगे पूछते हैं। अभी सर, तो इसका नेक्स्ट, जैसे कि आप बताना चाहेंगे कि आपके इनिशियल डेज में स्ट्रगल क्या क्या थे विद्या जंक्शन को लेके? ऑब्वियस है, किसी भी काम को आप करना शुरू करेंगे तो कुछ चैलेंजेस तो रहते हैं, स्ट्रगल रहता है, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में नए रहते हैं और एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में जब आप इन करने की कोशिश करते हैं तो हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स आती हैं। तो सबसे पहला तो चैलेंज ये रहा कि हमारे पास कैपिटल की बहुत स्कार्सिटी थी। ऑन द अदर साइड, अगर आप इंस्टीट्यूट को ओपन करना चाहते हैं तो एक और जो चैलेंज आता है वो ह्यूमन रिसोर्स। देयर आर नंबर ऑफ टीचर्स इन द मार्केट, लेकिन उनमें से अच्छे टीचर्स जिनके पास कंटेंट है, कंटेंट के साथ वो अपने वर्क को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते हैं, पंक्चुअल हैं, कंसिस्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें, उन टीचर्स को ढूंढना, फिर कैपिटल अरेंज करना। और जब बच्चे नए नए आपकी संस्था में आते हैं, जब आप अपनी संस्था को स्टार्ट करते हैं और वहाँ जब बच्चे आते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी चैलेंजेस रहती हैं, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, उनकी अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं। लाइक किसी को अगर एकेडमिक की बात करें, जब हमने क्लास स्टार्ट किया था तो किसी को सिर्फ फिजिक्स में ही प्रॉब्लम था, किसी को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, किसी को बायोलॉजी में है, किसी को मोर देन वन सब्जेक्ट है। और फिर उनका एक अलग लेवल भी है, क्योंकि आप एक क्लासरूम में जब 10 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं तो एक चैलेंज ये भी है कि हर किसी का IQ अलग अलग है। बिल्कुल।
हर किसी का बेस अलग अलग है, वो कहाँ से पढ़कर आ रहे हैं, और आपको उनको जस्ट लाइक एक धागे में हम सारे फ्लावर को अरेंज कर लेते हैं और फिर उससे माला बनाते हैं, वैसे एक क्लासरूम में आपको सारे बच्चों को एक दिशा में, एक डायरेक्शन में लेकर चलना है। और बच्चे भी, कई सारे बच्चे खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर उनकी मार्क्स अच्छी नहीं आ रही है। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे हर्डल्स जो हैं वो शुरुआती दिनों में आए और आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि आज वो हर्डल्स खत्म हो गए हैं। एवरी डे इज चैलेंजिंग, वी आर स्टिल फेसिंग चैलेंजेस। इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन भी होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं मार्केट में आपको नेम और फेम मिलता है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी जो हैं वो बनने लगते हैं। एक फीस टैग में, यानी जो फीस आप जिस मार्केट में भी सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ जो फीस है, उसी फीस में आपको अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स देने हैं, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, रेस्ट ऑफ एक्सपेंसेस को बियर करना है। और ये तब मुश्किल हो जाता है जब आप एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और आपके कंपेयर में दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और दे आर चार्जिंग फीस लेस देन योर इंस्टीट्यूट। तो फिर मार्केट में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि सर वहाँ तो ये फीस है, सेम कोर्स बट फीस वहाँ की कम है, आपकी ज़्यादा है। तो फिर वहाँ भी एक चैलेंज बिल्ड हो जाता है कि उसको कैसे आप टैकल करें प्राइसिंग को तो लेकर। प्राइसिंग को लेकर एग्जैक्टली। तो ओवरऑल आप ये देखिए कि हालांकि ये फील्ड बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक नॉवेल प्रोफेशन तो है, बट आज के समय में बहुत बॉटलनेक कंपटीशन है एजुकेशन में, क्योंकि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पढ़ा रहा है। वो पार्ट टाइम के लिए पढ़ा रहा हो, वो प्रोफेशनली पढ़ा रहा हो, लेकिन वो पढ़ा रहा है। तो मार्केट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो लिमिटेड है। Yes. अब अगर लोकल मार्केट की बात करें, अगर यहाँ पर आपके 10 बच्चे हैं आईएससी के लिए और उनमें से अगर 5-6 किसी एक टीचर ने पढ़ा दिया या 1-2 किसी एक टीचर ने पढ़ा दिया, तो अब एक टीचर अगर 1-2 बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बाकी अब 8 ही बच्चे जो है वो मार्केट में अलग अलग इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये भी एक चैलेंज जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं है कि कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। एवरीवन हैज देयर ओन एक्सपीरियंस, लाइक मैं कहीं पढ़ा हूँ, मेरा हो सकता है उस इंस्टीट्यूट में मैं वहाँ अच्छे से नहीं पढ़ पाया, मेरा मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आ पाया, बट दैट डजंट मीन कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है। क्योंकि जब मैं उस इंस्टीट्यूट में गया था तो मेरा अपना एक लेवल था जहां से मैं पास्ट में पढ़कर वहां पहुंचा था। हो सकता है उस इंस्टीट्यूट का लेवल कुछ और होगा, जिस लेवल पे वो पढ़ा रहे हैं उस लेवल को मैं मैच नहीं कर पाया और इसलिए मेरे सर्वाइवल मुश्किल हो गया। मैंने उस इंस्टीट्यूट को लेकर के एक नेगेटिव मार्केटिंग कर दी कि भाई वहां मत जाओ, वहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। बट हो सकता है वहां पढ़ाई अच्छी होती हो। तो बच्चों के साथ ये भी है कि वो अलग अलग लोगों के कहने पर या अपने घर में बड़े भैया दीदी के एक्सपीरियंस पर, ठीक है, इस आधार पर वो दूसरों के रिव्यू पर वो जो है वो इंस्टीट्यूट प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चैलेंजेस हैं एजुकेशन में, और उसमें अगर आप सरवाइव कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। ओके सर, ये तो आपके इंस्टीट्यूट से लेके रिलेटेड स्ट्रगल्स आ गया। आपके पर्सनल स्ट्रगल्स आपको क्या मिले, जैसे आपकी फैमिली को लेके कि आप टीचर बन रहे हैं। हाँ देखिए, आज के डेट में हम लोग को, बहुत लोग को पता है कि टीचर्स को लोग सक्सेसफुल प्रोफेशन की तरह नहीं देखते हैं। हाँ, तो आप जब कि, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, आप उनको, उन्होंने क्या बोला आपको? जी, ऑब्वियस है, यू आर वेरी ट्रू कि टीचिंग जैसे प्रोफेशन को इनिशियल लेवल पे, यानी अगर आप एकेडमिक में हैं, ठीक है, और इफ़ यू आर प्राइवेट टीचर या और यू आर रनिंग एन इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोसाइटी आपको आप कह सकते हैं कि दूसरे प्रोफेशन की तुलना में आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है ना। बट ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि टीचिंग एक बहुत नॉवेल प्रोफेशन है और यहाँ रिस्पेक्ट है, पैसा है और मोटिवेशन भी है, बिकॉज एवरी ईयर यू हैव न्यू सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स और उन न्यू सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपको कंटेंट डिलीवर करना है, उनको बेहतर करना है, उनको सेटिस्फाई करना है। तो एवरी ईयर, इनफैक्ट एवरी डे यू हैव चैलेंजेस, क्योंकि बच्चे किसी दिन पढ़ते हैं, किसी दिन नहीं पढ़ते हैं, उसमें शैतानियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मूड्स होते हैं उनकी किसी दिन मूड्स अच्छे नहीं होते हैं, है ना। इसके अलावा कई बार आपके पर्सनल स्ट्रेस की वजह से भी टीचिंग पे इसका इम्पैक्ट दिखता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं और
दूसरे प्रोफेशंस की तुलना में मुझे लगता है कि द बेस्ट पार्ट इज कि आप किसी फिक्स ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लाइक इफ यू आर एन एम्प्लॉय समवेयर तो आपको अपने आसपास वही सेट ऑफ एम्प्लॉय एवरी डे मिलेंगे। यस सर। और इट मे पॉसिबल कि आपका किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना, तो जब तक आप वहाँ काम कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिला है आपको, या किसी कारणवश आप चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अनटिल टिल दैट डे आपको उनके साथ ही काम करना है। बट टीचिंग में ऐसा नहीं है। टीचिंग में है कि एवरी ईयर यू हैव अ न्यू सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, और बच्चे जो हैं वो स्वाभाविक है बहुत प्यारे भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं। उनमें किसी बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है, और बच्चे जो हैं वो हंसते खेलते आपके साथ पढ़ते हैं। और अगर आप हंसते खेलते पढ़ाना पसंद भी करते हैं तो आप काफ़ी इंटरटेन भी रहते हैं। और कभी आप कह सकते हैं कि कभी आपको ऐसा एहसास नहीं होता है कि आप बहुत थके हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस प्रोफेशन का। अगर आप ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे, जहां आप पेशेवर हुए, तब तो स्ट्रेस बढ़ना ही है। अगर आप नेचुरल, अगर आपके अंदर टीचिंग है और नेचुरली अगर आप वो बाहर आ रही है, तो कभी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। यू विल ऑलवेज लव दिस प्रोफेशन। मेरी फैमिली ने भी मुझे इनिशियल डेज में, हालांकि मेरी फैमिली ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं कहा कि तुम ये करो वो करो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखो, ये फॉर्म फिल करो, ये डिग्री लो। ऐसा कभी मेरी फैमिली ने कभी मुझे नहीं कहा, ना ही मेरे फादर की तरफ से प्रेशर रहा, ना ही फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। माय मदर वाज अ टीचर, मेरी माँ एक शिक्षक थी, और मुझे लगता है कि शायद वहाँ से ये चीज़ें मेरे अंदर मुझ में भी और मेरी सिस्टर में भी एज अ मोटिवेशन आया। हाँ, और वहाँ से मैंने टीचिंग जो है, व्हेन आई वाज इन क्लास 8, तो मेरे स्कूल प्रिंसिपल ने मुझे एक ट्यूशन दिया। ओके। एक आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का जेनरोसिटी आप कह सकते हैं उनके अंदर था। उन्होंने मुझे शायद तराश लिया था कि ये अच्छा कम्युनिकेट करता है, ये पढ़ा सकता है। और तब उन्होंने मुझे क्लास 8 में एक सिद्धार्थ, आई वाज इन क्लास 8, क्लास 6 में एक बच्चा था सिद्धार्थ, ओके। उसको मुझे पढ़ाने के लिए ऑफर किया। वहां से मेरे पास उन दिनों जिप्सन की साइकिल थी, और मैं साइकिल से काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके जाता था। एंड देन आई वाज पेड 800 रुपीज़। तो ये 2011 के आसपास की कहानी होगी। मेरी मदर जो है वो मेरे भले ही वो डायरेक्टली मेरे प्रोफेशन में हेल्प नहीं कर रही है, बट इनडायरेक्टली वो मेरे प्रोफेशन में मुझे बहुत हेल्प करती काफी हैं। बड़ा इम्पैक्ट होगा। काफ़ी इम्पैक्ट होता है इसका, क्योंकि वो रात को देर रात सोती भी हैं, घर के सारे काम वो खुद ही करती हैं। तो घर में कोई मेड वगैरह उन्होंने नहीं रखा है, तो 12-1 बज जाता है, और फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे उठ के सारी तैयारियां करना। आई लव टीचिंग, मुझे ये प्रोफेशन पसंद है। तो इस प्रोफेशन को जितने देर भी मुझसे करा लो, आई विल नेवर से कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, एग्जॉस्टेड हूँ। हाँ, एक ह्यूमन कैपेसिटी, एक समय के बाद आपकी आवाज़ बैठ जाएगी एंड रेस्ट ऑफ दैट इज द अदर थिंग। बट एक अंदर से जो आती है ना फीलिंग कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, वो वाली बात नहीं आती है। घर जाने के बाद भी मैं रिलैक्स रहता हूँ। तो सर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर आपके पहले 10 स्टूडेंट्स या फिर पहला बैच का आपका कैसा एक्सपीरियंस है, वो कैसे आए थे? मतलब बहुत सारे टीचर्स हम लोग के स्कूल में जो थे वो ऑफर करते थे कि आपको फ्री आपको मार्क्स दे देंगे, उनके क्या बोलते थ्योरी में आपको पास कर देंगे, वैसे करके वो लालच देके हम लोग को बुलाते थे। आप कैसे बुलाए अपने पहले बैच को? मेरा ऐसा मानना है कि पहला बैच तो बिकॉज इंटेंशनली हम लोग कोचिंग के साथ नहीं जाना चाहते थे। वो तो बच्चों का रुझान था, बच्चों ने हम लोगों को आप कह सकते हैं इंस्पायर किया। और स्वाभाविक है कि आप अगर एक क्लास में पढ़ा रहे हैं जहाँ 45 से 50 बच्चे हैं, तो 2-4 बच्चे तो आपसे प्रभावित हो ही जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी से, आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी से, आपके कंटेंट से, किसी कारणवश वो आपसे प्रभावित होते हैं। तो वो कुछ शुरुआती बच्चे जैसे रणवीर, मुझे याद है अभी बच्चा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा है, ही इज स्टिल इन कांटेक्ट विद मी रेगुलर इंटरवल पे। उसके एवरी ईयर सिंस हमारी उस बच्चे के साथ मुलाकात हुई है, सिंस देन आज तक वो बच्चा, मुझे लगता है कि शायद मेरा बर्थडे कभी नहीं भूला। एवरी ईयर रणवीर जो है मुझे बर्थडे विश करता है, और टाइम टू टाइम मुझे अपडेट भी करता रहता है कि वो क्या कर रहा है, करियर में कैसे आगे बढ़ रहा है। और ऐसे हज़ारों बच्चे होंगे जिनके कांटेक्ट में मैं आज हूँ, और वो सारे बच्चों से समय समय पर बातचीत होती रहती है।
लेकिन स्वाभाविक है, जो पहला बच्चा होता है या जो पहले कुछ बच्चे होते हैं उनके साथ जो आपकी एक बॉन्डिंग बनती है वो थ्रू आउट योर करियर, जो जर्नी वो याद रह जाती वो है। याद रह जाती हैं। तो रणवीर की एक सिस्टर भी थी सेम क्लास में, उसके अलावा सुप्रिया नाम की एक बच्ची थी। तो ये 3 बच्चे और एक और राजवीर आई बिलीव, 4 बच्चे जो थे उन्होंने सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन किया था। वो ओनली फोर, पहले 3 किए थे, फिर बाद में 2 दिन के बाद एक बच्चा आया। और उन बच्चों की तस्वीर आज भी मैंने रखी हुई है अपने ऑफिस में। तो वो 4 बच्चे जो हैं उनके साथ मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की एक कमरे में, और उसके साथ घर से एक चादर लाया था मैं, उसी चादर पे बैठ के चारों बच्चों और हम और अमित सर जो मेरे पार्टनर थे, हम लोग सब्जेक्ट वाइज जैसे क्लासेस होती हैं वैसे हम लोगों ने शुरू किया। और वो हमेशा मुझे याद रहेंगे। दे वर वेरी लवली स्टूडेंट्स, दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने ही हम लोगों को इंस्पायर किया और यहाँ तक की जर्नी हम लोगों ने पूरी की है। और आज भी वो बच्चे कांटेक्ट में हैं, पूछते रहते हैं कि सर अब कैसा चल रहा है, कहाँ तक, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी मैं थोड़ी बहुत प्रमोशन करता रहता हूँ, चीज़ों को डालता रहता हूँ। तो जब वो यहाँ पहली बार क्लास आए थे, जब एक कमरा था, तब से आज तक ये बिल्डिंग में बहुत चेंजेस आई हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई, बहुत सारे करिकुलम्स हम लोगों ने ऐड किए, है ना। पहले तो हम लोग सिर्फ आईसीएसई पढ़ाते थे जब इनिशियली, और फिर समय के साथ बहुत सारे एकेडमिक कोर्सेज जुड़ते चले गए। तो वो टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं, रिफ़र भी करते हैं। बहुत सारे बच्चों को उन्होंने रिफ़र किया है कि वहीं जाना है, वहीं जाकर पढ़ो, हमारा रिजल्ट अच्छा रहा, सर बहुत कोऑपरेटिव है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि उनके बिहाफ में जो बच्चे आते हैं वो उनकी तारीफ करते हैं कि सर उन्होंने ऐसा बोला हमें तो हम लोग यहाँ आए हैं, नहीं तो हम लोग कहीं और ज्वाइन करने वाले थे या कहीं और जा रहे थे। तो आपको मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, बड़ा मोटी हो गई। और मैं बहुत आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरे पास जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर में क्लासेस कर रहे हैं उनमें से 70% बच्चे ही हमारी मार्केटिंग करते हैं। ओके। आप हमारा सड़क पर आप निकलो तो आपको बैनर पोस्टर्स नहीं दिखेंगे, बहुत कम या रेयर। वो भी कभी ओकेजन रहा, जैसे दशहरा, दिवाली, छठ, होली, तो इस तरह के ओकेजन्स में ही हम लोग बैनर को सर्कुलेट करते हैं। उसमें भी हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे यहाँ की आवाम है, जो आसपास के लोग हैं, उनको हम लोग बधाइयाँ दे दें, है ना। और इसी उद्देश्य से बैनर पोस्टर्स जाती हैं। मतलब 70% जो हमारा आप स्ट्रेंथ है करंट का या पास्ट का, जब से मैं 2018 से इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं अच्छा दूं ताकि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो जाकर बाहर वोकल हों कि भाई वहीं जाओ, वो चीजें वहां अच्छी मिल रही हैं, और कंटेंट के साथ तुम सेफ भी हो, सिक्योर भी हो। कंटेंट तो एक मैटर करता ही, बट एट द सेम टाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अलावा आप सिलेबस ऑन टाइम कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस ऑन टाइम कवर करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, लास्ट आवर में फिर जल्दी जल्दी उसको खींचते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है। अक्टूबर तक, नवंबर तक हार्डली, डेडलाइन तो टीचर्स को अक्टूबर ही देते हैं, बट ठीक है क्योंकि फेस्टिव सीजन रहता है तो थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं उसको। नवंबर आते आते सिलेबस को कवर अप करवा देते हैं। दिसंबर में टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जनवरी में फिर 10 ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, और फिर बच्चों की फरवरी से तो एग्जाम स्टार्ट ही हो जाती है, चाहे किसी भी बोर्ड में हो। स्टेट बोर्ड में हो तो 1 फरवरी 12th की रहती है, अगर आप सीबीएसई आईसीएसई में तो लास्ट ऑफ द फरवरी जो है वो लगभग स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे ही हमारी मार्केटिंग करते हैं, और बच्चे ही जो है उनको मेरी कोशिश रहती है कि उनको सेटिस्फाई रखा जाए कंटेंट वाइज, इन्वायरमेंट वाइज एंड रेस्ट ऑफ ऑल चीज़ों को ध्यान में रखकर, और वहीं से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आप आईसीएसई के बच्चों को ही पढ़ाते हैं। हाँ, एक बात और मैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि हाँ, कुछ टीचर्स इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं बच्चों को बुलाने के लिए अपने पास में ही हमारे एक आईसीएसई स्कूल है, आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल वो कहते हैं अपने आप को। लेकिन आईसीएसई स्कूल के तौर पर उनके यहाँ कोई फंक्शनिंग नहीं है, ये मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज आई वाज अ टीचर देयर एज वेल। तो ऐसा कोई फंक्शनिंग तो के साथ साथ इन्वायरमेंट भी अगर हम देखें तो कोई खास इन्वायरमेंट नहीं देखने को मिलता है। और वहाँ के जो टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं इसको बहुत ओपनली और साफ शब्दों में कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है।
वहाँ के जो टीचर्स हैं, एज यू टोल्ड मी, कि भाई वो क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को डिलीवर कर देते हैं। एग्जाम से पहले बच्चों को कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ और मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे देता हूँ, ठीक है। और ये कहकर बच्चों को, और जो बच्चे उनकी कोचिंग में पढ़ते हैं उन बच्चों को तो भाई मार्क्स अच्छे ही आने हैं, है ना। 80 से नीचे नहीं, 80 के नीचे नहीं, 80 के नीचे नहीं आता है। तो और बच्चे तो मासूम है ना, क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 में पढ़ने वाले बच्चे जो है 11th 12th को नहीं वो मैनिपुलेट कर पाते हैं, लेकिन 7 8 9 10 में बच्चे जो है वो डरते हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है। इसलिए मैं पेरेंट्स को ये बोलता हूँ, प्रेशर मत दीजिए बच्चों को। और प्रेशर के चक्कर में क्या कर रहा है, कोचिंग ज्वाइन कर रहा है कि भाई उस टीचर के यहाँ पढ़ लेंगे, मार्क्स आ जाएगा, मम्मी पापा खुश। और ऑन द अदर साइड रिजल्ट वाले डे जब रहेगी तो मेरे क्लास टीचर कंप्लेन भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास टीचर क्या ही कोचिंग जाना है। और क्लास टीचर बनने के लिए होड़ है उस स्कूल में, आप यकीन मानिए उस स्कूल में क्लास टीचर बनने के लिए होड़ है। और एक क्लास निश्चित है कि इसी क्लास का मैं बनूंगा। जैसे कोई क्लास 8 ही का बनना चाहता है, वो लंबे कद काठी के एक टीचर है वहां, वो क्लास 8 के ही क्लास टीचर बनना चाहता है। उसी तरह कोई 9 का बनना चाहता है, कोई 10 का बनना चाहता है। अब बच्चे तो मुझे यहाँ तक आकर बताते हैं कि सर हमें तो, टीचर छोड़िए, प्रिंसिपल भी कह रहा है कि विद्या जंक्शन क्लासेस मत जाइए। प्रिंसिपल का ये कहना, डायरेक्टर का ये कहना, आप पिछले, मुझे जहां तक जानकारी, पिछले 50 साल से आप स्कूल चला रहे हैं, है ना। और 50 साल से आप स्कूल चला रहे हैं और फिर आपकी इतनी आप कह सकते हैं कि इतने बुरे दिन आ गए कि आप 5 साल की संस्था से अपने आप को compete कर रहे हैं, है ना। मेरे इंस्टीट्यूशन को अराउंड 5 साल हो रहे हैं, अगर लॉकडाउन के 2 साल निकाल दें, उनको इंक्लूड करेंगे तो अराउंड 7 साल हो जाएंगे। तो 7 साल 5 साल के इंस्टीट्यूट से 50 साल का इंस्टीट्यूट अपने आप को कंपेयर कर रहा है। एंड स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड, स्टूडेंट को मजबूर किया जा रहा है, दे आर कंपेल्ड कि तुम विद्या जंक्शन क्लासेस मत जाओ। अगर विद्या जंक्शन क्लासेस जाओगे तो बोर्ड में प्रैक्टिकल्स के मार्क्स काट लिए जाएंगे, है ना। आपको 20 नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, सब्जेक्ट टीचर्स थ्रेट करते हैं कि आपको आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। आप आंसर कुछ भी लिख कर आओ आंसर शीट में, जो स्कूल एग्जाम लेता है एकेडमिक, उसमें मैं मार्क्स काट लूंगा आपके, ठीक है। अब ये सब प्रिंसिपल के नाक के नीचे हो रहा है, डायरेक्टर के नाक के नीचे हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट दे आर कमिंग इन क्लासेस एंड, और फिर रिजल्ट वाले डे क्लासेस में आकर तो बच्चों को बोलते ही हैं, रिजल्ट वाले डे पेरेंट्स को भी फिर वही सिखाते हैं, समझाते हैं, है ना, कि आप अपने बच्चों को क्यों वहां भेजते हैं। तो उनकी कुछ पर्सनल ग्रजेस है, आई डोंट नो कि व्हाट आर द ग्रजेस। शायद मेरा स्कूल छोड़ना उनको अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी उन्होंने मुझे ये कहा था कि सर अगर आप अपने इंस्टीट्यूट यहाँ चलाएंगे तो आप स्कूल छोड़ दीजिए, है ना। तो उन्होंने ये मुझे शर्त दी कि ईदर यू शुड प्रेफर स्कूल और यू शुड चूज कोचिंग। तो मैंने मेहनत करके संस्था को यहाँ तक पहुँचाया है, एक नाम बनाया है, एक मकाम तक मैं लेकर आया हूँ। और कोई अपने मेहनत को कैसे बंद कर सकता है। 5 साल का वो मेहनत मेरा, सुबह 6 बजे स्कूल, 1 बजे स्कूल से छुट्टी, उसके बाद कोचिंग क्लासेस आना, फिर यहाँ 7 8 बजे तक क्लासेस लेना, ये सुबह 6 से रात के 8 बजे तक कंटिन्यूअस यू आर इन योर प्रोफेशन। और कभी लंच नहीं हो पाता था, कभी किसी कारणवश व्यस्तता हो जाती थी। तो वो मेहनत किया मैंने, अपनी सैलरी को इन्वेस्ट किया, एक एक चीज़ें यहाँ पे तैयार की, तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। और कैसे आप मुझसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं अपने मेहनत को बर्बाद कर दूं जस्ट टू सेटिस्फाई यू कि नहीं ठीक है मैं आपके स्कूल में ही पढ़ाता हूँ, है ना। तो ये स्कूल का जो रवैया है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैंने कभी आकर किसी प्लेटफॉर्म से, या कभी मैंने बच्चों को भी नहीं कहा, मैंने यही कहा कि अगर तुम सेटिस्फाई हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये कंटेंट मुझे यहाँ मिल रहा है, इंस्टीट्यूट मुझे हेल्प कर रहा है, मेरे साथ है, और मुझे जिस प्रकार की डाउट्स होती हैं क्लासेस को लेकर, कन्वीनियंस भी चाहिए होता है टाइम को लेकर कई बार, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं, सारे सब्जेक्ट टीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, आप समझिए कि हमारे पास सब्जेक्ट वाइज टीचर्स हैं एंड दे आर प्रोफेशनल्स। स्कूल के बारे में बच्चे बताते हैं कि भाई कोई हिस्ट्री का टीचर उसको ज्योग्राफी पढ़ाने दे दिया क्योंकि उनके पास ज्योग्राफी का टीचर नहीं मतलब ऐसा कहने को आ रहा है। मैथ्स, एमएससी मैथ्स से, मतलब मास्टर्स आपने मैथ्स से किया है और आप उसको दे रहे हैं फिजिक्स पढ़ाने को, केमिस्ट्री पढ़ाने को दे रहे हो। तो एक आईसीएसई 10+2 एफिलिएटेड स्कूल की ये जो है आप कह सकते हैं कि स्थिति है, तो आप इससे अनुमान लगाइए कि
कहने को आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, नन ऑफ द स्टूडेंट, आप कभी कैंपस विजिट करिए, इवन नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना। तो किस तरह के कल्चर को आप बिल्ड कर रहे हैं। और 50 साल के स्कूल को हर साल अगर एडवर्टीजमेंट कराने की जरूरत पड़ती है, 200 500 और 1000 बैनर आप लगाते हैं हर पोल पे, यहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज में, है ना, तो इसका मतलब है कि आपके स्कूल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बच्चे बाहर निकलते हैं, दे यूज टू स्पीक एब्यूजिव वर्ड्स, है ना। तो ये सारा चीज बता रहा है कि आपका स्कूल जो है, सिर्फ वही पेरेंट्स आपके स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं जो शायद इन चीजों से अनजान है या इस इन्वायरमेंट में नहीं है, कहीं डिस्टेंस पे रहते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू वो देखकर, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, है ना। और सोशल मीडिया एक तरह का फेक मीडिया भी मैं कहता हूँ इसको, क्योंकि ये आपको बहुत तरह से गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है ना। आप पिक्चर में अगर कुछ बच्चों को कुछ परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भाई स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करा रहा है, बट हु नोज कि वो करने से पहले उन्होंने बैकग्राउंड में क्या किया, कितने समय तक उसकी तैयारी की। हम तो सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं वहां पर, है ना। और स्कूल ड्रेस में किससे करवा लिया कौन जानता है ना। कई बार ऐसा होता है, कॉपीज नहीं चेक होती है ना, ये भी एक प्रॉब्लम नहीं, कॉपीज नहीं चेक होती हैं। व्हेन आई वाज देयर तो मुझे ये पता चला कि भाई मैंने क्लास 11 12 की कॉपी चेक ही नहीं की और उसी साल मैंने ड्रॉप भी कर दिया, ठीक है। तो मैं ड्रॉप करता उससे पहले ही 11 12 का रिजल्ट आ चुका था। तो मैं आई वाज वेरी सरप्राइज कि भाई मैंने कॉपी चेक नहीं की, आपने रिजल्ट कैसे आउट कर दिया। इसका मतलब है कि आप अंधेरे में भी तीर मार रहे हैं, है ना। एक एफिलिएटेड स्कूल होकर के अंधेरे में आप तीर मार रहे हैं, बच्चों के करियर के साथ आप कितना खेल रहे हैं, है ना। मैं 11 12 में हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने कॉपी चेक नहीं की। आपने कॉपी का मार्क्स रिजल्ट में चढ़ा दिया क्योंकि मैं स्कूल तब तक छोड़ चुका था, है ना। कॉपी मेरे पास ही है, मैं इसलिए इसको प्रूफ से कह रहा हूँ बिकॉज कॉपी आंसर शीट मेरे पास रखी हुई थी, आज भी रखी हुई है ना। तो आपने रिजल्ट आउट कर दिया एंड द स्टूडेंट नेम वाज खुशी, है ना। ईशान, दोनों बच्चे और भी 5 बच्चे थे उनके पास 11th में आर्ट्स में, और उनका रिजल्ट आउट हो गया। तो मैं ये समझ गया कि ये स्कूल सिर्फ आपसे बिजनेस कर रहा है, वो बच्चों के करियर के साथ बिजनेस कर रहा है। पास्ट में कभी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, मेहनत की, और उसका फायदा ये लोग आज उठा रहे हैं, उसी नाम को बस बेचकर। आप समझिए इस एरिया में, इस पूरे लेन में अगर आप देखें जहां आपका ये ब्रॉडकास्ट शूट हो रहा है, जबकि ये लगभग यहाँ पे इस लेन में 50 घर तो होंगे एटलीस्ट। 50 साल का स्कूल, एफिलिएटेड 10+2 एंड इट इज द ओनली स्कूल अराउंड दिस लेन। तो क्यों नहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं? क्योंकि आपके बारे में यहाँ के लोग समझते हैं, जानते हैं, आपके स्कूल को बहुत अच्छे से जान रहे हैं। पास में सेंट पॉल्स है, एक और आईसीएसई स्कूल, नॉन एफिलिएटेड, है ना, लेकिन वहां बच्चों को भेज दे रहे हैं। आपके पास क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम है कि आप क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। आप 10,000 12,000 14,000 में टीचर्स को हायर कर रहे हैं। सारा पैसा कहाँ, फीस जो आप बच्चों से ले रहे हैं वो अराउंड 5,000 के आसपास है, 4,500 के आसपास। तो 4,500 के आसपास आप फीस लेते हैं और बच्चों को बदले में दे क्या रहे हैं, है ना। तो ये सारी चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे हैं, बट बच्चे चूंकि बंध जाते हैं, दे आर बाउंडेड, एडमिशन ले चुके हैं और अब रजिस्ट्रेशन करवा लिया है 9th में, ये सारी चीज़ें। तो छोटे छोटे बच्चों को थ्रेट देते हैं 5 के 6 के 7 के। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उनको ये सब बंद कर देना चाहिए। आप इंस्टेड ऑफ मेरे बच्चों को ये कहना कि भाई तुम वहाँ मत जाओ, आप ये क्यों नहीं करते कि अपनी क्वालिटी को बेहतर कर लीजिए। आप अपनी क्वालिटी को बेहतर कर लीजिए, बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं और मैंने सब कुछ इस पे छोड़ दिया है कि मुझे बस अपना काम करना है ना। मैं अपने काम से ही पहचाना जा रहा हूँ और आगे भी अपने काम से ही पहचाना जाऊंगा। आपको जो कुछ सही लगता है वो करते रहो। चीज़ें अगर मेरे सहन शक्ति से बाहर हो जाएंगी तो डेफिनेटली आई विल टेक इनिशिएटिव कि क्या करना है, मुझे कैसे करना है। बट अभी तक तो मैं 5 साल से मैं यहाँ पे संस्था चला रहा हूँ और पिछले 2 साल से मैं ये इंसिडेंट्स जो मेरे साथ हो रही है उसको टॉलरेट कर रहा हूँ। एंड आई और उन्होंने क्या क्या नियम नहीं बनाए, उन्होंने ये भी नियम बनाए कि उनके स्कूल के कोई भी टीचर हमारे कोचिंग में नहीं रहेंगे, है ना। तो चलो ठीक है, वो आपके असेट्स हैं, आप उनको भेजिए नहीं भेजिए, दैट इज़ योर चॉइस। इसके बाद बच्चों के साथ जो हो रही है, इसके अलावा फिर फेक मैसेजेस स्प्रेड कर देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट केयर, आई बिलीव इन माई वर्क
और मैं पेरेंट्स को रहता है कि जैसे कि सीबीएसई के लिए सब कोई आगे कहता है कि सब सीबीएसई में है पढ़ा दे सकते हैं, बिहार बोर्ड है या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड रहा, सबको पढ़ाने के लोग एग्री कर जाते हैं। लेकिन आईसीएसई का जैसे नाम सुनते हैं लोगों के मन में हिचकिचाहट आता है कि इसको कैसे गाइड करें, कैसे पढ़ाएं। देखिए, आई बिलीव कि बोर्ड्स सभी एक जैसे ही हैं। सिलेबस में वेरिएशन है अलग अलग बोर्ड्स में, और मार्केट में कई बार चीज़ों को लेकर एक 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 तरह से आप कह सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स बना दी जाती हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आईसीएसई बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, रेड कार्पेट से, ठीक है। इट इज़ इन राजेंद्र नगर, और मेरी स्कूलिंग वहीं हुई, मेरी सिस्टर की स्कूलिंग वहीं हुई। 10+2 तक उन्होंने किया, मैंने 10 तक किया, और उसके बाद फिर पढ़ाने का मौका भी मिला तो आईसीएसई बोर्ड में ही मिला, लकीली। बस मैंने आप कहते हैं कि इच्छुक होकर अप्लाई नहीं किया था। वो उसी स्कूल से कभी मैंने प्राइमरी एजुकेशन ली थी, तो वन डे आई वाज विथ माय फ्रेंड्स, और शायद में से किसी फ्रेंड के ही रिलेटिव के यहाँ कोई ओकेजन था, और फिर हम लोग कलेक्टिवली वहाँ गए, फिर सर से मुलाकात हुई, और सर ने फिर मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे पहली बार ट्यूशन भी दिया था, जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि क्या कर रहे हैं अभी आप, और आइए। तो फिर मैं गया और फिर वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ से फिर मेरी प्रोफेशनल टीचिंग जर्नी की शुरुआत हुई। बट उन दिनों मैं पटना कॉलेज में मास कम्युनिकेशन भी कर रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था कॉलेज टाइम को भी मैनेज करना और फिर स्कूल को भी मैनेज करना। तो मैंने फिर हाफ डे के लिए कन्वर्ट किया अपने टीचिंग को, कि सर मैं लंच के बाद आऊँगा, लंच से पहले मैं अपने कॉलेज को अटेंड कर लूँगा। सर एग्री हो गए। उसके बाद फिर डिस्टेंस है काफ़ी, और ये मरीन ड्राइव भी उन दिनों नहीं बनी थी, तो सिटी चौक वाले रूट से आपके लिए आना जाना और काफ़ी रश रहता है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था। फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, एंड देन आई गॉट टू नो कि मेरे एक मित्र थे, आशीष सर, उन्होंने फिर मुझे बताया कि इस स्कूल में इस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स आई बिलीव। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, और इकोनॉमिक्स वाज नॉट माय पेपर, ना ही मैंने उससे अभी बीएड भी किया। उस समय मैं सिर्फ ग्रेजुएट था, वाज जस्ट ग्रेजुएट ओनली। ओके सर। तो मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, और मैं मेरिटोरियस रहा हूँ, टीचिंग स्किल्स तो नेचुरली आ ही गई, बिकॉज आई वाज टीचिंग सिंस आई वाज इन क्लास 8। तो मैंने, और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स आईसीएसई बोर्ड में इलेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, तो यहाँ शायद उन दिनों इकोनॉमिक्स थी। तो मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ उसी सिलेबस को, तो आसान है, बस एक बार मुझे शायद रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैंने हामी भर दी, और फिर मैंने कहा मैं आता हूँ। फिर मैं आया, मैंने इंटरव्यू दी, और आई वाज सेलेक्टेड, और फिर मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ाना शुरू किया। फिर मुझे स्कूल में कुछ घटना हो गई, कुछ टीचर्स ने स्कूल ड्रॉप कर दिया, और किन्हीं कारणों से जब स्कूल उन्होंने ड्रॉप किया, तो फिर उनके जो पेपर्स थे लाइक हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, इन पेपर्स को भी मुझे ऑफर किया गया। तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ दिया, और इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री मैंने पढ़ाना शुरू किया, और फिर मैं वहाँ से ये पढ़ाता रहा, और आज भी मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे इन दो पेपर्स को पढ़ाना पसंद आता है, क्योंकि हिस्ट्री मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है एज अ सब्जेक्ट, और पॉलिटी इसलिए क्योंकि हिस्ट्री से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। एकेडमिक में देखें 9th-10th में तो हिस्ट्री और सिविक्स अलग अलग नहीं रहता है, वो तो एक ही किताब रहती है, उसमें कुछ चैप्टर सिविक्स के रहते हैं। तो और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी देश में नागरिक के तौर पर भी आप चाहते हैं कि आपका पॉलिटी पे थोड़ा कमांड रहे, और एक उम्र के बाद पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंटरेस्ट भी आ जाती है। तो इस कारण से भी पॉलिटी को मैं और हिस्ट्री को मैं लेकर चल रहा हूँ, और उसी को पढ़ा रहा हूँ अप टू 12th। ओके सर। सर ये तो रहा आईसीएसई बोर्ड का बात। रहा बात सर जैसे 9th 11th को लोग फाउंडेशन जिस कहते हैं, सर 9th में तो लोग तब भी सीरियस होते हैं कि भाई 10th में बोर्ड से रहते हैं, लेकिन सर 12th के बोर्ड को लोग सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनको नेक्स्ट टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, तो 12th के बोर्ड को सीरियस ही नहीं लेते हैं, 11th में ही। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, आपको कोई? एक रीजन है कि एनवायरमेंट जो बनाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को ये कहा जा रहा है कि भाई जेई मेंस और नीट
बस यही तुम्हारा करियर है, फॉरगेट रेस्ट ऑफ द थिंग, वो तो हो ही जाएगा। मैं जेई मेंस और नीट को पढ़ा देता हूँ, है ना, तो तुम्हारा एकेडमिक 11th 12th ऐसे ही निकल जाएगा। हाँ। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो व्यापार कर रहा है ना, जो इंस्टीट्यूट्स ये कह रही हैं, क्लेम कर रही हैं, वो तो व्यापार कर रहे हैं, उनको तो व्यापार करना है और अपने सर्विस को बेचना है, इस वजह से वो बच्चों को डेविएट कर रही हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पैटर्न पे देखें, जेई मेंस और नीट में आप बैठते हैं एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जबकि आप एकेडमिक में बैठेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, स्टेप मार्किंग भी होगी, है ना। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस एंड नीट, तो उस सिलेबस को पढ़ने से आपका एकेडमिक में भी अच्छा परसेंटेज आ जाएगा? या जो इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे हैं, बच्चों को डेविएट कर रहे हैं कि तुम सिर्फ जेई मेंस नीट करो ना, तुम्हारा 11th 12th उसी में हो जाएगा, है ना। बट दैट इज नॉट पॉसिबल। सीबीएसई का एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, है ना, उसका एक सिलेबस भी है, आईसीएसई का भी एक पैटर्न है, उसका एक सिलेबस है, जेई मेंस नीट उसका भी अपना एक सिलेबस है। हाँ, मैच करती हैं, मैं ये कह सकता हूं कि एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो सिलेबस का कॉमन है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न तो अलग है। अब क्वेश्चन पैटर्न अलग है, डेफिनेटली जेई मेंस और नीट में आप बच्चों को तो तैयार कर रहे हैं कि कैसे विद इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम, कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करें और सॉल्व करें। जबकि सीबीएसई का वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। सीबीएसई तो आपसे ऑन पेपर ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, लिमिटेड है, तो सब्जेक्टिव पूछा, और वो तो वहां पे स्टेप्स भी देख रहा है, स्टेप्स पे भी आपको मार्किंग कर रहा है। तो जो बच्चा जेई मेंस नीट के लिए तैयार हो रहा है, वही बच्चा एकेडमिक में भी है, तो उसको दो अलग अलग प्रिपरेशन की जरूरत पड़ रही है ना। या वो लास्ट आवर में, चूंकि बड़ी संख्या में मैं देखता हूँ सितंबर अक्टूबर में बच्चे हमारे पास आते हैं 12th में, तब तक वो फील करते हैं कि दे आर चीटेड। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब एकेडमिक्स पे ध्यान दें कि जेई मेंस में, लेकिन उनका तो बिजनेस हो चुका है तब तक, वो लाख रुपए का जो बिजनेस है वो हो गया, 1.5 लाख 2 लाख का जो बिजनेस वो कर रहे हैं जेई मेंस और नीट के नाम पर, वो कर ले रहे हैं। और सरकार के पास सीट कितनी है? लिमिटेड है सर। नीट में कितनी सीटें हैं? 25,000 सीट है, 30 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, लास्ट ईयर का यही डाटा है ना, 1 आध लाख कम या ज्यादा होंगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो आप समझिए कि बच्चों में एक होड़ बना दी गई कि तुम डॉक्टर ही बनो, तुम इंजीनियर ही बनो, और वहीं सबसे ज्यादा स्कोप है। जबकि इंजीनियर्स की लाइफ भी सर्टेन नहीं है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कितनों को इंजीनियरिंग दे रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है इंजीनियरिंग के सेक्टर में, है ना। तो बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर में वो कोई 1 2 5 10 100 मैक्सिमम को आप एक अच्छा पैकेज मिलते हुए देखते हैं, बाकी सब फिर वो एक ऑन एन एवरेज में आ जाते हैं, 25,000 20,000 30,000 35,000, यही स्केल है ऑन एन एवरेज, और इसी में जो है आप पर मंथ गुजारा कर रहे हैं। तो वो 100 लोगों को मार्केट में दिखाकर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए वातावरण बना रहे हैं, जबकि बाकी फील्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए है बच्चों पे, लेकिन वो बच्चों के दिमाग में जाएगा ही नहीं, है ना। तो इस वजह से भी एक डेविएशन है। और मैं बच्चों से ये कहता हूँ 11th 12th में सिर्फ 11th 12th पे फोकस रहेगी, क्योंकि वो आपका बेस है। वंस योर 11th एंड 12th विल बी डन, आपका बोर्ड्स अच्छा हो गया, फिर आप ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन करिए, वहां आप बेहतर कर पाएंगे। 11th 12th का बैगेज कंधे पे लेकर साथ में आप जेई मेंस और नीट के लिए जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी के ऊपर था। तो सर, जैसे कि हम पता ही, आप वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम करने बहुत कुछ बताया अभी, तो जैसे कि आज की डेट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिस तरीके से लोग उसके बारे में अवेयरनेस हो रहा है, उस हिसाब से कॉम्पिटिशन भी काफी तगड़ा बढ़ चुका है। बिल्कुल। सर, जैसे कि आप भी बताते हैं, आज की डेट में सर कन्वेंशनल करियर पाथ तो बहुत सारे हैं, वैसे जो पुराने टाइम से चल, जैसे आपके पुराने लॉयर्स हो गए, एडवोकेट्स, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर एक्सेट्रा, लेकिन ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जो अभी खुले, जैसे एक पॉडकास्टिंग जैसे अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो भी एक है। उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स खुल रहे हैं, यूट्यूब पे करियर बनाना, ऑल दैट, बिजनेसेस को भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में लास्ट कुछ डेकेड्स। तो सर, उसको लेकर आपको क्या कहना है? जैसे कि अब बच्चे आपका कोई स्टूडेंट आया, एज आप मुझे स्टूडेंट ले लीजिए अभी, तो मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि सर आप कैसे, आप मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे एक अनकन्वेंशनल करियर पार्ट, मुझे जैसे अपना बिजनेस करना है, तो आप मुझे कैसे गाइड कीजिएगा? क्योंकि सर आपको भी पता है कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा तो पुराना हो चुका है, वहाँ पे बहुत कुछ है जो अभी नहीं है, जो आ चुका है अभी मार्केट में, एआई वगैरह एंड ऑल थिंग्स। तो सर आप मुझे कैसे गाइड कीजिएगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं बच्चों को वैसे भी ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए कभी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के दौर में पढ़ाई करनी है तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, आपके पास पैसा कितना है, वो तो है, क्योंकि पढ़ाई जितनी बेहतर
आप पढ़ाई चाहते हैं उतना आपको रकम खर्च करना पड़ेगा। यस सर। दूसरा, आप पढ़ाई को कितना टाइम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है। अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, जेईई मेंस के लिए जा रहे हैं, नीट के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक वास्ट सिलेबस कवर करना है एंड यू नीड टाइम फॉर इट। तो आप अगर स्टडी को टाइम नहीं देते तो डेफिनेटली आपसे मुश्किल है कि आप उसको क्रैक कर पाएंगे, है ना। या स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए आप जा रहे हैं, तो पैसा पहला, टाइम दूसरा, कितना आप टाइम दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, है ना। और तीसरा, आपके पास कितनी नॉलेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इनिशियल फेज में, ठीक है। हालांकि मेहनत करके तीसरे वाले पॉइंट पे आप काम कर सकते हैं, अगर कम है तो आप बढ़ा सकते हैं, अपने स्टडी ड्यूरेशन को बढ़ाकर उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनिशियली आपको कुछ तो बेसिक्स चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप जेईई मेंस के लिए बैठना चाह रहे हैं और आपका मैथ्स बहुत वीक है, तो औरों की तुलना में आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, एफर्ट देना होगा, और शायद मुश्किल हो अगर अच्छे टीचर ना मिले, है ना। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। अगर आप आगे पढ़ाई जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप कर रहे हैं, जिस भी कोर्स को प्रेफर कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, ट्रेडिशनल कोर्स को लेकर मैं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता, मैं उसी को प्रेफर करता हूँ जिसमें मुझे मेरिट दिखती है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, फ्यूचर ग्रोथ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो है वो 12 घंटा 14 घंटा पढ़ सकते हैं, या चलो 6 ही घंटे पढ़ सकता है, क्योंकि कोई 14 घंटा में जो गेन करेगा कोई बच्चा 6 घंटे में गेन कर सकता है, सबकी अपनी अपनी आईक्यू होती है। लेकिन वो बच्चा मेरिटोरियस है, ये मुझे उसके एक्शन से, उसके रिजल्ट से, क्लास में पढ़ाते दरमियान ये पता चला, मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। तो मैं वैसे बच्चे को ही ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए कहता हूँ। ये कॉमर्स फील्ड में है तो सीएस के लिए जा सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए आप जा सकते हैं, सीपीटी के लिए जा सकते हैं जो ट्रेडिशनल है। इसी तरह साइंस में जेईई मेंस नीट, एवरीवन नोज इट, तो उसके लिए जा सकते हैं। या आर्ट्स में आप सिविल सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसमें जा सकते हैं, सीजीएल है, एसएससी है, वगैरह वगैरह। जिनका फिजिक अच्छा होता है मैं उनको प्रशासनिक क्षेत्र की तरफ ज्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि वो एक इम्पैक्ट डालता है। और नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज जो हैं, जिसको वोकेशनल कोर्सेज आज के दौर में आप कह रहे हैं, उसकी तरफ मैं बच्चों को ज्यादा पुश कर रहा हूँ। और मैं साथ में बच्चों को ये भी कहता हूँ कि आप वोकेशनल कोर्सेज करें और कोशिश करें कि कल को कुछ अपना स्टार्टअप भी लें, है ना। जैसे आज यूट्यूब की दुनिया एक नई दुनिया ही आप कह लीजिए, है ना। एक वर्चुअल वर्ल्ड, हाँ, एक वर्चुअल वर्ल्ड, यहाँ सब कुछ मिल रहा है आपको। इसी तरह से सोशल मीडिया, कलेक्टिवली हम एक शब्द कहते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि फेसबुक पे भी प्रमोशन हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, इंस्टाग्राम पे हो रही है, उसके लिए प्रोफेशनल्स भी आजकल आ रहे हैं, एआई का यूज है, ठीक है, कोडिंग जैसी सेक्टर्स जो है आ गई हैं। तो ये सब डेफिनेटली ट्रेडिशनल से हटकर एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर रहा है, मार्केट में बच्चों को रोजगार मिल रहा है। और जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते किसी कारणवश, एक ग्रेजुएशन करके छोड़ देते हैं, वैसे बच्चों के लिए जिनके पास स्कोप नहीं है हाई स्टडीज के लिए, फाइनेंस नहीं है, किसी भी कारणवश वो नहीं कर रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन होता है, बैकबोन ऑफ लाइफ, वैसे उनके लिए वो ऑक्सीजन है। तो उसको, उसके द्वारा वो सरवाइव कर सकते हैं, कि अच्छी अर्निंग जो है वो कर पाएंगे, 25, 40, 50, 60 तक भी पहुंच सकते हैं, डिपेंड कितना स्किल्ड हो गए आप। इसलिए सरकार भी स्टार्टअप, स्टैंड अप को प्रमोट कर रही है, चीजों को प्रमोट कर रही है। और बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज में पटना में अगर आप देखें तो बच्चों का रुझान हुआ है। इवन मैं भी वोकेशनल कोर्सेज मैंने भी किया है, वोकेशनल कोर्स मास कम्युनिकेशन, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, और मैं मास्टर्स नहीं कर पाया किसी कारणवश, क्योंकि मैं वापस से टीचिंग की तरफ आ गया। तो मैंने बीएड करना बेहतर समझा, क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन को हेल्प करता, तो इसलिए मैंने मास्टर्स नहीं किया। तो मास कॉम है, बीसीए है, इसके अलावा और भी कई सारे अदर वोकेशनल कोर्सेज हैं जिसकी तरफ बच्चों का, क्लैट जैसे कोर्सेज की तरफ भी बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कॉर्पोरेट लॉयर है ना, क्रिमिनल और सिविल का तो बहुत पहले से आइडिया है बच्चों को, कॉर्पोरेट लॉयर जैसी चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो बच्चों में जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि हर कोई बहुत मेरिटोरियस नहीं होता, टू बी ट्रू, हर बच्चा 18-18 घंटे का पढ़ने का आदी नहीं होता, ना ही पढ़ाई को लेकर के सारे बच्चों में इंटरेस्ट होता है। बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, हर कोई पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि पढ़ाई एक बेसिक
आप कह सकते हैं कि नीड हो गई है आज के दौर में। एवरी इंडिविजुअल शुड हैव अ डिग्री। तो उसके लिए बच्चों को घर से बहुत 3 साल, 3.5 साल, 4 साल की उम्र से ही लगा दिया जाता है और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम पढ़ के ये कर ही लो। लेकिन पढ़ाई एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आवश्यक है, लेकिन पढ़ाई इसी उद्देश्य से होना ये जरूरी नहीं है। पढ़ाई हमें अपने मानसिक विकास के लिए करना चाहिए, है ना, मेंटल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि वंस यू आर मेंटली डेवलप तो यू आर एबल टू क्रिएट थिंग्स। आप अपने आसपास चीजों को बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स पढ़ाते इसी उद्देश्य से कि बच्चा जीवन में सेटल्ड हो जाए, वो कोई रोजगार ले ले, है ना। तो इंस्टेड ऑफ रोजगार के ऊपर फोकस करने के, अगर हम सिर्फ बच्चे को पढ़ाने के ऊपर फोकस करें या ये कोशिश करें कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ ले, या पढ़ाई इस उद्देश्य से कराएं कि वो डेवलप हो जाए, है ना। ही और शी मस्ट नो हाउ टू यूज रिसोर्सेज, टाइम, थिंग्स अराउंड देम। तो वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव माइंडसेट का होगा और वो आगे लाइफ में जिस भी फील्ड में जाएगा वो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। और चूंकि अब रोजगार जैसी चीजें सरकार के बस की बात नहीं है। वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहां 150 करोड़ की आबादी लगभग पहुंच गई है। तो सेंसस के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ मैं, तो पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं उसी आधार पे। और मेरा भी एक अनुभव है कि 2011 में जनगणना हुआ आखिरी बार, तो उस समय 125 करोड़ की आबादी थी, है ना। और अब 2025 में तो 10 साल में 25 करोड़ की आबादी तो आ ही गई होगी इस देश में। तो लगभग 150 करोड़ की आबादी अगर हम कैलकुलेट करें अराउंड इस देश में है, जिसमें आप समझें कि जैसा नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 60% तो यूथ है। तो 60% जब यूथ है तो ऑब्वियस है कि उन सबको रोजगार दे नहीं पाएंगे, है ना। गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे सरकार प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट कर रही है ताकि लोगों तक रोजगार पहुंचे। अब मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे इंस्टीट्यूट में अभी 33 फैकल्टीज आ रहे हैं, है ना। ठीक है, मैं उनको फुल टाइम जॉब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन पार्ट टाइम जॉब तो उनको दे रहा हूँ, है ना। और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट अगर 10 और यहाँ पर हैं जिससे इन टीचर्स को पार्ट टाइम जॉब मिल जा रहा है, तो एटलीस्ट उनका फुल टाइम तो हो ही गया। हमारे यहाँ हाफ डे के लिए, किसी और के यहाँ हाफ डे के लिए, तो इस तरह से उनका तो फुल डे सैलरी आ ही जा रहा है ना। तो इसी तरह से अब किसी भी सेक्टर में जो भी नई ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं 2-4 लोगों को, 10 लोगों को, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जितना कैपेसिटी, उस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर रही है, जिससे सबका इकोनॉमी बैलेंस चल रहा है या चलेगा। तो इसलिए सरकार चाहती है कि आप भी नौकरी, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो और दूसरों को भी रोजगार हो। तो वैसे ही स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब लोग एक माइंडसेट से बाहर निकलेंगे कि भाई मुझे ये एम्प्लॉयमेंट चाहिए नहीं, मुझे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए आपको अपना ही करना पड़ेगा और अपना करने के लिए कुछ नई चीजों को तलाशना पड़ेगा, है ना। और वोकेशनल कोर्स डेफिनेटली उस दिशा में एक अच्छा काम है। और वोकेशनल कोर्स में एम्प्लॉयमेंट भी इजीली मिल जा रही है क्योंकि रश नहीं है। ये भी सच बात है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा रश नहीं है। और रश नहीं होने की वजह से, क्योंकि वोकेशनल कोर्स एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो बच्चे जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हैं वही आ रहे हैं, भीड़ नहीं है उधर, तो इजीली आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जा रहा है। तो वोकेशनल कोर्स की तरफ उन बच्चों को जाना चाहिए जिनको लगता है कि वो लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बुक को टाइम नहीं दे सकते हैं। वैसे बच्चों के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे जिनको रोजगार चाहिए, वो थ्योरेटिकल या कागज पर के बेसिस पे नहीं चाहिए, डिग्री के बेसिस पे नहीं चाहिए, उन बच्चों के लिए बहुत एब्सोल्युटली अच्छा है। सर लेकिन बहुत लोग अभी भी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे ही रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट में होंगे सर। जैसे वो लोग जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के बाद बहुत लोग, ये तो बात सबको पता है सर, किसी का भी रिजल्ट जल्दी नहीं निकलता है। इन द केस जिसको नहीं निकला उसको सर आप कैसे समझाते हैं कि आपको कैसे आगे मूव ऑन करना चाहिए कि छोड़िए? हाँ, देखिए ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये मैंने बहुत करीब से देखा है। और अभी नीट का एग्जाम हुआ है संडे को, है ना। तो जो बच्चे हमारे ऐप ईयर हुए, उनका ऐसा कहना था कि फिजिक्स बहुत टफ था। मैंने उस बच्चे को देखा है और वो बच्चा 18 घंटे शायद उसने अपने किताब को समय दिया होगा। मैं एब्सोल्यूट 18 घंटे तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहने के लिए एक बात कि उसने बहुत लंबा टाइम दिया। पूरे थ्रू आउट द डे वो अपने सारे काम को छोड़कर, इवन डोमेस्टिक वर्क को भी छोड़कर, जैसे डोमेस्टिक कोर्सेज हैं, नहाना है, रेस्ट ऑफ ऑल है, इसको भी छोड़कर वो अपने स्टडी को टाइम देता है। एवरी डे दे रहा है, कंसिस्टेंटली दे रहा है। और इसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे का नीट का एग्जाम देने के बाद उसके एक्सपेक्टेशन से उसे लग रहा है कि मार्क्स नहीं आएगा।
अब रिजल्ट जो आएगा वो तो अब पता चलेगा हमें आगे, लेकिन बच्चे का जो फीडबैक था वो ये था कि फिजिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत टफ रहा, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं उस स्कोर तक पहुंचूंगा जहां तक मैंने एक्सपेक्ट किया, एक्सपेक्टेशंस हैं। तो एग्जाम देने के नेक्स्ट डे मैंने सारे बच्चे को, जो हमारे बच्चे अपियर हुए, मैंने सबको फोन किया, तो उस बच्चे ने फोन नहीं उठाया था, जबकि मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद उसी से थी, मेरा सबसे पहला कॉल उसी को गया था। ठीक है, तो उस बच्चे ने जब फोन नहीं उठाया तो उसी समय मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हुआ है इसके साथ। और उसके साथ एक और मामला हो गया था, शायद उसके साथ एक गड़बड़ होने का एक मामला ये भी था कि उसका आधार कार्ड का कुछ कंसर्न था, तो जिस वजह से उसका हाफ एन आवर पहले ही डिले हो गया। तो जब हाफ एन आवर डिले हुआ तो ऑब्वियस एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपके दिमाग में जो है वो आ जाता है। तो इस वजह से भी उसके एग्जाम्स में, क्योंकि आप एक रूडयार्ड किपलिंग की एक पोयम है, इफ योर हेड इज हेल्ड हाई, तो आपका दिमाग जब बहुत मजबूत रहता है तो आप दुनिया के किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग यू कैन टैकल एनीथिंग इन द वर्ल्ड, है ना। अगर आप मेंटली वीक हैं तो आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे कामों में भी उलझ जाते हैं। तो मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, और मानसिक रूप से अगर आपने प्रेशर ले लिया किसी चीज का तो आप देखेंगे काम जो आप कर रहे हैं वो गड़बड़ा जाता है। तो वो हाफ एन आवर का जो वो बच्चे के साथ जो घटना हुई, हाफ एन आवर की वजह से शायद उसके ऊपर मेंटल प्रेशर आ गया, और एग्जाम के बाद उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर फोन किया, नहीं उठाया, फिर मैंने उसके भाई से बात की, देन आई गॉट टू नो कि ऐसी ऐसी चीजें हुई है। मैंने कहा कि मुझसे बात कराओ उसका, तो उसने मुझसे बात कराई। तो मैंने बच्चे को ये कहा कि तुम्हें बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दिस इज द लास्ट चांस, ये उसका सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि दिस इज योर लास्ट चांस, अभी तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, और हु नोज, कौन जानता है कि तुम्हारा इस साल का मेहनत नेक्स्ट ईयर और तुमको ज्यादा बेहतर रिटर्न दे, हो सकता है तुम ऑल इंडिया रैंक में भी आ जाओ। क्योंकि जिस तरह की तुमने स्टडी की है उससे मुझे ट्रस्ट है, इनफैक्ट उसकी फैमिली को भी ट्रस्ट है। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि दिस टाइम ही और शी विल क्रैक, है ना। लेकिन वो नहीं अगर हो पाया किसी भी कारणवश तो उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक, मैं आज भी बता रहा हूँ, दोपहर में मैंने उससे बात की है इस यही जानने के लिए कि उसका मूड अब ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो स्ट्रेस में है। अच्छा, तो अभी भी मैंने उससे जब बात की तो एज इट इज बना हुआ था। तो ये देखकर क्योंकि आप सामने वाले के पेन को कभी कई बार आप फील कर सकते हैं जब भी आपका क्लोज वन हुआ तो क्लोज वन है, और तो मैं फील कर पाया कि बच्चा बहुत डिसअपॉइंट हो गया, है ना। स्वाभाविक है, आप एक साल आपको इंतजार करना होगा, मेहनत करना होगा, एक साल इंतजार करना होगा, जो पेशेंस रखना होता है, और वो एक साल की मेहनत एक दिन में जो है वो क्या हो जाती है, तय कर ली जाती है। तो ये डिसअपॉइंटिंग होता है, लेकिन मैं जब बच्चे में मुझे लगता है कि वो अब और अगर मेहनत करता है और फिर भी अगर वो नहीं निकाल पाया तो शायद वो टूट जाएगा बच्चा। वैसे स्थिति में मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आप मूव ऑन करो, दूसरे फील्ड को एक्सप्लोर करो, क्योंकि अगर आप एक बार अंदर से टूट गए, है ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरे किसी फील्ड में भी ग्रो करना। तो मेंटली आप फिट रहें, एक बार आपने अटेम्प्ट लिया, 2 बार अटेम्प्ट लिया, 3 बार अटेम्प्ट ले लिया, नहीं हुआ, मूव ऑन कर जाइए, बिकॉज दुनिया आपके लिए रुक नहीं रही है। हो सकता है कि आप उससे बेहतर किसी और फील्ड में काम कर लेंगे, है ना। शायद यही कारण है कि क्योंकि मैं नेचर को भी बहुत हद तक समझने की कोशिश करता हूँ। अगर नेचर में कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट बॉर्न फॉर इट, आप उसके लिए नहीं बने हैं, यू हैव टू चूज समथिंग एल्स। नेचर ना आपके साथ कुछ ऐसा ही करता है, वो आपको ऑप्शंस देता है, और वो मल्टी ऑप्शंस है, मल्टी ऑप्शन में आपको पिक करना होता है। तो आपने पिक किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है ना, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट किया, लेकिन आप फेल हो गए, तो डेफिनेटली आपको उसको स्किप करके अब दूसरे अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, और दिस टाइम आपको ज्यादा सिक्योर होकर करना चाहिए, ज्यादा संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास एक अपना एक्सपीरियंस भी है कि आपने किसी फील्ड को चुना था, क्यों चुना था, उस पर भी आपको बात करनी चाहिए, कि कहीं किसी के कहने पर या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर तो नहीं किया था। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है इजाज अहमद, वो अभी नागपुर एम्स में था, अब वो पटना आ गया है, और अभी पटना में ही है, और मोस्ट प्रोबेबली वो
अभी उसकी पीजी वहां से चल रही है, एम्स से चल रही होगी, पटना एम्स से आई बिलीव। तो वो कहता था कि करियर हमेशा अपनी इच्छा से चुननी चाहिए, क्योंकि जब आप करियर अपनी इच्छा से चुनते हैं, इफ यू हैव अ पैशन फॉर इट, तो इफ यू वुड एवर फॉल डाउन, कभी भी किसी कारण से तुम गिरोगे, जैसे लॉकडाउन में मैं भी गिर गया, बहुत सारे लोग गिरे, है ना, तो तुम खुद, तुम्हारे अंदर इतना मोरल तुम्हारा मजबूत रहता है, इतना सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो तुम कि तुम वापस से उठ जाओगे, ग्रो कर जाओगे। लेकिन अगर तुम दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर कोई काम कर रहे हो, तो यकीन मानो, इफ यू वुड एवर फॉल डाउन, कभी भी तुम गिरे तो फिर तुम उठ नहीं पाओगे, टूट जाओगे। तो ये मैं फील करता हूँ कि ही वॉज राइट फैक्ट, कि आप जब भी कोई काम करें, सेल्फ इन, अगर आप मोटिवेटेड है, इन्फ्लुएंस है अपने आप से, आप पैशन को फील कर रहे हैं, तभी आप करिए। किसी के कहने से, किसी के करने से, किसी और से इन्फ्लुएंस होकर अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, तो अगर आप सफल हो गए तो दैट्स ओके। तो वही बात है, 10 में से 9 लोगों का नहीं हिट हुआ, एक का हिट हो गया। तो अगर आपने इन्फ्लुएंस होके किया, तो अगर आपका अगर करियर किसी तरह से डगमगाया, तो आप एक बार गिरोगे ना, तो फिर उठ नहीं पाओगे। तो ये चीजें रहती हैं इसमें। सर, तो आप टीचर के अलावा पर्सनली कौन है? मतलब टीचर तो आप हैं, आपका प्रोफेशन ही वही है, लेकिन उसके अलावा जब आप फ्री टाइम में होते हैं तो आप क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? वैसे तो जब से मैंने इस प्रोफेशन को अपनाया, तब से इसको मैंने, आप कह लीजिए कि अपना ही लिया, कि मेरी पर्सनल लाइफ कुछ रही ही नहीं। और वैसे मैं अपने पर्सनल लाइफ में देखूँ तो बहुत बोरिंग टाइप इंसान हूँ मैं, टू बी ट्रू। मतलब यहाँ से जाने के बाद मेरे पास कोई और काम नहीं होता है। हालांकि मैं क्रिकेट को लेकर बहुत पैशनेट रहा हूँ, मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, और आज भी अगर मेरे आसपास कोई क्रिकेट खेल रहा होता है तो एक आध बार बैट जरूर पकड़ लेता हूँ, क्योंकि क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। और क्रिकेट के अलावा मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कभी सिंगिंग, मतलब मैं सुन लेता हूँ, गाना सुन लेता हूँ। और इन दोनों एक्टिविटीज़ के अलावा मुझे लगता है तीसरा, लॉकडाउन में मैंने भी पबजी खेला था कुछ समय तक लेकिन आई वाज फेल्ड एवरी टाइम। जब मैंने कोशिश की तो 2-4 से ज़्यादा मैंने किल नहीं किया ठीक है, और बहुत दूर दूर से वो शूट कर देते थे तो मैं मर जाता था। तो पबजी भी मैंने थोड़े समय के लिए खेला। और इसके अलावा थोड़ी बहुत तो हर मनुष्य में इच्छाएं रहती हैं, तो मेरी अब इच्छा रहती है कि मैं किसी से बैठ के बात कर लूँ, थोड़ी बहुत देश दुनिया पे, पॉलिटिक्स पे, है ना, कुछ कुछ अच्छी चीज़ों पे बातचीत हो जाए। इसके अलावा या तो क्रिकेट खेल लूँ, या फिर कभी कभी गाना वगैरह सुन लिया, तो दैट्स ओके। बस यही, अपार्ट फ्रॉम मेरी प्रोफेशनल लाइफ अगर आप कहें तो ये चीज़ें हैं। ओके सर, तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि आप अगर आप अपने यंगर सेल्फ को जवाब देना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे आप 18 ईयर्स को, या फिर हमारे जैसे यंगस्टर्स को, तब क्या एडवाइस करना चाहेंगे करियर को लेके, लाइफ को लेके, एक्सेट्रा? मुझे लगता है कि आज 21st सेंचुरी में आपके पास हर फील्ड में एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं। आप वो करिए जो आपको पसंद है। किसी भी काम को करने के लिए बस पैशन होना चाहिए। इफ़ यू हैव पैशन, तो आप उस सेक्टर में बहुत आगे तक जा सकते हैं, उस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं, या हु नोज, आप एक नई कहानी ही रच सकते हैं उस फील्ड के लिए, और आपको देखकर दुनिया के दूसरे लोग या आपके बाद की जनरेशन इंस्पायर्ड होगी। किसी भी फील्ड को अगर आज आप देखिए तो किसी ना किसी ने उसको लीड किया होगा पहली बार, है ना। जैसे आज एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारे यहाँ बॉलीवुड है ना, तो बॉलीवुड के अगर कल्चर को देखें, उसके एक्शंस को अगर आप देखें, तो बहुत प्राचीन समय में, या आप देखें मिडाइवल पीरियड में, आप देखेंगे कभी एक 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 लोकल भाषा आप कह लीजिए, या देशी शब्द कह लीजिए, कोठा जैसा चीज होता था, है ना, जहाँ पे महिलाएं जो है वो नाचती थी, और उस नाच को देखने के लिए दुनिया भर कह रहा हूँ, समाज के अलग अलग लोग आते थे, है ना। तो उसको समाज बहुत गलत मानता था, है। अब वहां से वो चीजें देखिए, आज वो डांसिंग जैसी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आज स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है ना, और उसके लिए जो सिंगर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे किया जाता है। समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया, एक अम्यूजमेंट का एक पार्ट हो गया। कभी समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, आज उसको एक्सेप्ट करता है। इसी तरह से अगर आप रैपिंग को देखें तो कभी ऐसा रहा कि या
हमारे पिताजी की उम्र के जो लोग रहते थे यार हैं, वो कहते थे कि किस तरह का गाना है, लोग क्या गाता है, कोई वर्ड्स ही नहीं पता, वर्ड्स ही नहीं है, लय ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है, जो शब्द आ रहा है कुछ भी बोल रहा है। Yes. आज यूथ्स में उसका एक एक आप कह सकते हैं Craze है, ट्रेंड trend है, है। क्रेज है ना। तो लेकिन किसी ना किसी ने तो रैपिंग को एक मकाम तक पहुंचाया होगा, है ना। उसने लीड किया इस फील्ड को, और उसके बाद फिर नीचे की जनरेशन जो है उसको क्या कर रही है, इंस्पायर्ड हो गई, उस फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है, अब वो उस नाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो एक एक लाइन तो कोई ना कोई ड्रॉ करेगा, और उसी लाइन को छूने के लिए फिर दुनिया जो है वो उसके पीछे जाती है। तो आज के यूथ्स के लिए मैं कहता हूँ, एक समय था जब हमारे एंसेस्टर्स या हमारे माता पिता जो है वो कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बर्बाद। अब ऐसा नहीं है, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बेसिक एजुकेशन लो, ये बहुत मस्ट है। बेसिक एजुकेशन के साथ आप जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, बस ईमानदारी से, ऑनेस्ट होकर, कंसिस्टेंट होकर काम करते रहो, एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद समबडी एल्स। शायद जब तुम किसी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई लाख रुपए कमा रहा होगा, तुम्हारी स्ट्रगलिंग की फेज है, और जब तुम अपने फेज में सफल हो जाओगे तो शायद तुम उससे कई गुना मल्टीपल पैसे कमा रहे होगे, तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। कभी टीचिंग में खान सर जैसे लोग नहीं थे, है ना, और कभी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि टीचिंग में आप करोड़ रुपए कमाएंगे और दुनिया भर में एक नेम फेम आपका होगा, यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। हाँ, आप दूसरे और भी पीडब्ल्यू का एक एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, अलग सर का, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपने अपने जो सफल हैं टीचिंग में, और शायद करोड़ों अरबों रुपए आज कमा रहे हैं, और एक पैशनेट, एक अच्छी लाइफ जो है वो जी रहे हैं। लेकिन आज से 10 वर्ष पहले या इवन कोरोना काल से पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि टीचिंग कभी इतना बूम करेगा किसी के लिए, है ना। तो वो पैशनेट थे, उन्होंने कुछ नए तौर तरीके निकाले, और फिर शायद वो टाइम फ्रेम मैच करे, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन तो बहुत पहले से पढ़ा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो कोरोना काल में उनको वो टाइम जो है वो बूस्ट मिल गया। तो वैसे ही आप कंसिस्टेंट होकर काम करते रहिए, आपको नहीं पता है कि नेचर ने आपके लिए कब वो समय चुना है। इफ यू आर कंसिस्टेंटली लेबरिंग इन योर फील्ड, वेयर यू आर वर्किंग, वेयर यू वांट टू गो, तो आपको एक दिन वो किस्मत जिसको आप कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली नेचर है जो आपको एक बार वो मौका जरूर देगी, आपको बूस्ट कर देगी, और फिर अगर वहां से कंसिस्टेंसी बनी रही, क्योंकि सफलता के साथ और बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी आ जाती हैं, है ना। कई बार आप अपने सक्सेस को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हो, है ना। जैसे हनी सिंह का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, पास में उनके साथ क्या हुआ, फिर उन्होंने फिर से मेहनत की और वो ट्रैक पे वापस लौटे। इट इज ऑल्सो एन इंस्पायरिंग स्टोरी। तो इसी तरह से कई बार सक्सेस को आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, आप ट्रैक से डेविएट हो जाते हैं। तो सक्सेस मिली और आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी है, उसी पैशन के साथ, उसी भावना के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लाइफ में कभी पीछे नहीं मुड़ोगे, काफी आगे और बहुत आगे जाओगे। और यूथ्स के पास बहुत पोटेंशियल है, इस देश में यूथ्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि यूथ्स सही ट्रैक पे भी हैं। वो 5% लोग जो डेविएटेड हैं, अगर उनको छोड़ दें तो बाकी लोग अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं। बस थोड़ा पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत है। पेरेंट्स को पूरी तरह से बच्चों को फ्री करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए, डायरेक्शन दीजिए, है ना। आप श्री कृष्ण के रोल में रहिए, लेकिन अगर आप श्री कृष्ण के जगह किसी और के रोल में आ जाएंगे तो फिर अर्जुन तैयार नहीं हो पाएगा। अगर अर्जुन को तैयार करना है तो आपको श्री कृष्ण के रोल में रहना होगा, तभी जाकर अर्जुन जो है अपने मंजिल को पूरा कर